दिस इज़ मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हमें जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनसे आज हम बात करेंगे। रिसेंटली एक खबर सर गर्दिश करती है, और लेकिन सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। My pleasure. Thank you so much, Rabia. सर सबसे पहले तो लाइक खबर एक गर्दिश कर रही है कि आपको पता है कि एक बहुत क्राइसिस चल रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान पर, यानी कि पाकिस्तान अगर तालिबान पर अटैक करता है या फिर अफगानिस्तान पर अटैक करता है, तो उनकी कंडीशन 1971 में जो कंडीशन हुई थी यहाँ पर, और सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान की, मतलब जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी और जो भी मुआहदे हुए, उस तरह का सिनेरियो दोबारा क्रिएट हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई अटैक किया तो। सर, आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तो मुझे लगता है ऐसे ही किसी ने जो स्टेटमेंट दी है डजंट मेक एनी सेंस। उसकी वजह ये है, सिर्फ और सिर्फ तालिबान के पास एक एज है, क्योंकि जो अमेरिकन वहां से निकले हैं वो तकरीबन $85 बिलियन का असला छोड़ कर गए, लेकिन उनको चलाने की सलाहियत नहीं रखते। वो हेलीकॉप्टर जो है उनको उड़ाने की सलाहियत नहीं रखते। जाती दफा कई मेजॉरिटी जो वेपन वो छोड़ के गए हैं, तोड़ के गए हैं अमेरिकन। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो पिछले दिनों इन्होंने जो तोरखम और चमन एरिया में वो वहां पे इन्होंने कुछ सिविलियन पे अटैक किया, तो हालत उनकी ये है कि जो सिविलियन पे अटैक करके मारे, वो मारने बॉर्डर के साइड पर जो अफगानी खड़े थे वो अपने सिटीजन उन्होंने मार दिए, नंबर 1। दूसरा, जब फ्लैग मीटिंग हुई या हमारे लोगों ने जाकर राब्ता किया कि ये तुमने क्यों मारा है, और मारना भी जो था तो सिविलियन को क्यों मारते रहे हो, तुमने चेक पोस्टों पे अटैक करना चाहिए। तो उनके हालात ये थे कि उन्होंने कहा हमने मारना तो चेक पोस्टों पे था, लेकिन हमें ये तोपें चलानी नहीं आती। अगर ये सर्कमस्टांसेस है तो इस तरह की स्टेटमेंट आपका क्या ख्याल है, को मेक सेंस करती है? लेकिन ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सर्कस बनी है, जिस तरीके से इकॉनमी खराब है, उस पे कोई लतीफा सुनाया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में किसी तालिबान ने लतीफे बनाने वाली बात की है, क्योंकि वो खुद अपने हालात उनके देखें कि अभी तक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया एज ए रजीम। पाकिस्तान से आके डॉलर क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी हर चीज कैश लेनी पड़ती है। इस वक्त तकरीबन $15 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान से स्मगल होकर डॉलर जा रहा है। उसमें गलती पाकिस्तान की है। उसकी वजह यह है कि अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसको सही चला नहीं रहे हैं। लेकिन अगर चलाएं तो, लेकिन ये अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान कैन do something to Pakistan's establishment या पाकिस्तान to do militarily, that is, मैं समझता हूँ कि he must be living in fool's paradise। ये बिल्कुल ही बेतुकी सी स्टेटमेंट है, doesn't make any sense। अफगानिस्तान जाकर पहले हमारे एस्टेब्लिशमेंट जाके उनको जब रशिया आया था, सारी मिलिट्री ट्रेनिंग तो सारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी ने, सोल्जर्स ने दी थी। आज वही बातें कर रहे हैं। अफसोस है, इसमें हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी की गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। अफगान महाजरीन को रखना, फिर उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्प्रेड हो चुके हैं, खुले फिर रहे हैं बिल्कुल। और वही पाकिस्तान को एक दहशत गर्दी में, जिस तरह वो स्लीपर सेल है उनके बने हुए, ये पाकिस्तान की अपनी गलतियां हैं। यूएस एड से डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुहाजिरीन अपने सर पे चढ़ा लिए। अफगानिस्तान में जब रशिया आया तो डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुजाहिदीन की कैंप बना लिए यहाँ पे। तो ये सारी हमारी अपनी गलतियां हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है। लेकिन ये कि अगर सोचा जाए तो देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ देयर मिलिट्री और देयर फाइटिंग पावर वर्सेस देयर। अब देखा जाए तो उनके पास एयरफोर्स तो है नहीं। ये स्टेटमेंट देने वाले ने कितनी अजीब सी स्टेटमेंट दे दी है कि अगर देखा जाए उनके पास एयरफोर्स को नहीं, हमारे पास F-16 है और कई चीजें हमारे अपने चाइना के साथ मिलके खुद जो वो J-17 खुद फाइटर प्लान बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मोटरसाइकिलों पे सारा कुछ पाकिस्तान गिरा देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि 1971 में जो था वो कंप्लीटली वाज अ डिफरेंट गेम। पाकिस्तान का जो दूसरा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान था, वो एनिमी टेरिटरी के ऊपर से गुजर के दूसरी साइड पे जाके उन्होंने लड़ना था। और वहां पे सर्कमस्टांसेस, उनको पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी, उसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय फौज के साथ नहीं लड़ना था, उनको वहां पे मुक्ति बानी से भी लड़ना पड़ता था उस वक्त। बल्कि मैं हर साल मजीद पढ़ने की कोशिश करता हूँ
नियाजी साहब ने हथियार डाले थे भारतीय आर्मी की सामने मुक्ति बानी से डर के, क्योंकि उन्होंने उससे कुछ दिन पहले गवर्नर जनरल की रेजिडेंस पे अटैक किया था। तो वो सर्कमस्टांसेस वर कंप्लीटली डिफरेंट। आज इस कंप्लीटली डिफरेंट। हमारी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट डीमोरलाइज हो चुकी है, ये वाकई फैक्ट है। खान साहब ने उसमें रोल एक अदा किया है। फिफ्थ जनरेशन वार बिल्कुल पाकिस्तान में अंदर, अगर कल को आप देखेंगे कि जब लोगों को वारफेयर पढ़ाया जाएगा आर्मी स्कूलों में, तो पाकिस्तान की मिसालें दी जाएंगी किस तरीके से फिफ्थ जनरेशन वार के जरिए पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को डीमोरलाइज किया गया है। लेकिन इसको इस तरह भी नहीं लेना चाहिए कि 7 लाख पाकिस्तान की फौज है, सारी की सारी जो है वो शहरों के अंदर नहीं बैठी है, या शहरों के अंदर वो सारी की सारी बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बना रही लोगों की। कुछ लोग बॉर्डर पे भी बैठे होंगे और लड़ेंगे भी। अदरवाइज कंट्री कब का खत्म हो जाता है, चीजें चल जाती। वरना मैं एक और मिसाल लेता हूँ, अफगानिस्तान ने क्या करना है, अगर इतने हालात बदतर हो चुके होते तो अब तक इंडिया ही हमारे साथ कुछ कर लेता, लेकिन हालात इतने खराब है नहीं है। That is for sure, क्योंकि I have studied the comparison of Pakistan army with India, Pakistan army with other countries, ईरान, अफगानिस्तान जिनके साथ बॉर्डर लगते हैं। ये जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में इट्स a very immature statement and it's not relevant at all. पर सर उनके प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा है कि अगर इस तरह हुआ, इवन की ट्वीट की उन्होंने और पिक्चर भी पोस्ट की। वो जो लाइक आपको पता है सोशल मीडिया पे 1971 वाली जो पिक्चर थी जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था, और वो पिक्चर पोस्ट की गई थी। और अगर इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दे रहे हैं तो शो क्या करना चाह रहे हैं? इवन के पाकिस्तान के तालिबान जो हैं उनके साथ भी मिल चुके हैं, और इस्लामाबाद में भी जो सारे मामलात चले हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी ब्लास्ट किया गया। इवन के जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में उनका जो 2 मतलब पार्ट्स थे, मतलब 2 एरियाज़ भी उन्होंने ज़ब्त कर लिए, वहाँ पे अपनी हुकूमत ले आए। ये भी स्टेटमेंट आई जनाब कि पाकिस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। तो ये सिनेरियो जा कहाँ रहे हैं और धमकियों पे धमकियाँ आ रही हैं। तालिबान लगता है कि पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते। आखिर दुश्मनी है क्या? देखिए, आज भी पाकिस्तान के अंदर आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, आज भी शहबाज शरीफ साहब ने आज भी जी। मीटिंग हुई उसमें। हमारे सारे सिक्योरिटी के जो जिम्मेदार है वो भी बैठे थे। और सबसे ज्यादा 58% इस वक्त जो अटैक हो रहे हैं वो सारे सूबा सरहद के अंदर हो रहे हैं। इस पे अगर देखा जाए तो दो चीजों पे दो ज्यादातर लोग जो है वो दो लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है जनरल फैज को। उसकी वजह यह है कि वो ये बिलीव करते थे कि टीटीपी के लोगों के साथ हम इनके साथ कुछ जंगबंदी का परमानेंट एक कोई मुआहदा करेंगे और इन लोगों को हम माफी देंगे ताकि ये वापस आके अपने इलाकों के अंदर सेटल हों। हालांकि वो गलत डिसीजन था उनका, या अच्छा था या गलत था, लेकिन उसमें ये हुआ है कि उनको टाइम मिल गया कि जिसके साथ वो स्ट्रांग होते रहे। दूसरा उसके साथ गलती ये हुई कि गनी एडमिनिस्ट्रेशन जब अमेरिकन वहां से निकले तो जब गनी साहब जब वहां से गए तो जो तालिबान ने टेक ओवर किया तो जेलों के अंदर जो टीटीपी के लोग थे उन्होंने उनको रिहा कर दिया और बाहर निकल के उन्होंने लड़ाइयां शुरू कर दी। लेकिन ये सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे। अगले दिन आपने रिसेंटली देखा होगा आर्मी चीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है बड़ी स्ट्रॉन्ग कि वो विल डील देम विद द टफ हैंड्स। और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दे आर वर्किंग ऑन इट टू स्टार्ट अनदर ऑपरेशन अगेंस्ट देम। और लेकिन इसमें और एक यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा रबिया कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये दूसरी दफा होगा। पहली दफा भी उन्होंने जरबे वो क्या था उसका मैं भूल रहा हूँ, उसका एक जो मूवमेंट शुरू की थी उन्होंने, स्ट्राइक की था। तो ये पहले हमारी एस्टेब्लिशमेंट इज एक्सपीरियंस्ड इन दैट रिगार्ड कि हाउ टू फाइट द टेररिज्म स्पेशली ऑन दिस बॉर्डर नेक्स्ट टू अफगानिस्तान। तो ये कोई पहली दफा नहीं होगा मेरे ख्याल में। दिस इज इट्स नॉट अ राइट टाइम फॉर दिस थिंग, लेकिन ये कि अल्टीमेटली दे विल डील विद देम, इतनी भी बड़ी बुरी बात नहीं है। द नेशंस गो थ्रू द टफ टाइम्स। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ा मसला हमारा करप्शन का है। लेकिन ये कि देखें, इससे तो मुझे ये ज्यादा टीटीपी इतना मसला नजर नहीं आता है जितना मुझे करप्शन का नजर आता है। इस वक्त पाकिस्तान से लोग जो है वो चार्टर जहाज लेके जा रहे हैं, डॉलर लेके जा रहे हैं बाहर। आपने ये न्यू ईयर से पहले भी कई फ्लाइटें उड़ी हैं, लाहौर से भी, कराची से भी। मेरे ख्याल में टीटीपी डील करना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड एंड नॉट मिलिटरीली ट्रेंड, वेल ट्रेंड। लेकिन ये जो पैसा निकल के यहाँ से बाहर जा रहा है, आपकी रूलिंग एलीट जो लेके उड़ रही है यहाँ से, दैट इज मोर वरीसम, वो ज्यादा। और आपके पास इस वक्त फॉरेन रिजर्व आपके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पैसे हैं वो सारे चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं।
और IMF का जो आपको पैसे मिलने के चांस है वो मार्च में है, और मार्च तक आप किस तरह सर्वाइव करेंगे। एक रिसेंट चीज है कि हमारे आर्मी चीफ इज गोइंग टू सऊदी अरेबिया, और अगर वहां से वो $3 बिलियन लेके आते हैं देन दे कैन सर्वाइव टिल मार्च। मेरे ख्याल में इस वक्त प्रॉब्लम इज फाइनेंशियल एंड करप्शन। सर ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि करप्शन ही जो है वो मामलात जो है वो ख़राब कर रहा है और अब मुल्क को खा लिया और मुल्क में कुछ बचा ही नहीं है अब। और फिर भी झूठी तसल्लियाँ इन लोगों की जो है वो अरूज पे जाती हैं। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो अपना कर्ज़ा है यानी कि $30 बिलियन का जो कर्ज़ा है वो कैसे दे पाएगा, जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। और आपने कहा कि IMF से भी अभी मार्च तक कोई कर्ज़ा नहीं मिल सकता और अगर मिल भी गया तो उसको किस तरह अदा किया जाएगा? $30 बिलियन इट्स अ ह्यूज अमाउंट। चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, मतलब बहुत सी कंट्रीज़ में हम लोगों ने देखा है कि हम कर्ज़े ले लेते हैं और चुकाना मुश्किल हो चुका है। कैसे देंगे हम उनके कर्ज़े? देखिए, पाकिस्तान में अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि ये 21वां 22वां प्रोग्राम है IMF का। जो पहले प्रोग्राम होते रहे हैं वहां से जो पैसे आते रहे हैं वो कहाँ जाते रहे हैं, बस ये पूछने वाली बात तो ये है। और पाकिस्तान के अंदर एक भी इस वक्त कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो अकाउंटेबिलिटी का काम कर रहा हो। नैब जो है वो भी फेल है, एंटी करप्शन भी बिल्कुल फेल है, अदालतें जो है वो भी मैं हैरान हूं। आज मैं आपके किसी एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है, अली अफजल साई साहब हैं, MPA हैं, और ही इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर। उनके बारे में उन्होंने बताया कि अली अफजल साई इज द स्ट्रॉन्गर देन चीफ मिनिस्टर। तो अगर इस तरीके से अदालतें काम करेंगी, इस तरीके से पाकिस्तान चलेगा, तो फिर अल्टीमेटली उसके साथ जिस तरह आप सफर कर रही हैं, आज आप कर रहे हैं, आप तो इसी तरह करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में हमेशा मैं ये समझता हूं, जब आप पस्तियों को टच करते हैं तो फिर आपके पास चॉइस कोई नहीं रह जाता, आपने रीबाउंड करना ही होता है आपने। और वो रीबाउंड मेरे ख्याल में करेंगे। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं, इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और उनकी इज वेरी रिप्यूटेबल। मैंने उनकी डिटेल पढ़ी जब शुरू से, द वे ही जॉइन द आर्मी एंड हिज बैकग्राउंड, हिज फादर, हिज ब्रदर्स, इज वेरी ही इज अ जेंटलमैन। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि देखें इसमें यू हैव टू स्टार्ट। सबसे पहले तो इंपोर्ट बंद करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। चीजें ऐसी नहीं है हमारे, वैसे अगर देखा जाए तो हमारे ज्यादातर इस वक्त आपकी रूलिंग एलिट सारी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की पढ़ी है, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान जाके उस पर अमल क्यों नहीं करते चीजों पे। लेकिन जिस तरह आप एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन गंदम भी इंपोर्ट करते हैं आप। सारी के सारा पूरे का पूरा पंजाब आपने जो है उसको वो बैरियर टाउन बना दिया। वहां एग्रीकल्चर कहाँ होगी, गंदम कहाँ से लाएंगे आप? इस वक्त क्राइसिस आ रहा है आपका गंदम का। 25 रुपए की रोटी है मेरे ख्याल में, मैं आज पढ़ रहा था कि वो बड़ी जल्दी 50 रुपए होने वाली है। और उसके बाद 2500 का 20 किलो का आटा जो है वो थैला, वो 2500 का है, वो 2700 का होने वाला है। कुछ चीजें समझ से बाहर है, लेकिन somebody has to step up। और वो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए, और दैट पर्सनैलिटी लुक्स लाइक एज आर्मी चीफ, क्योंकि सियासतदानों के बस की बात नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी इज नॉट सीरियस अबाउट इट। आपके खासकर जिस शहर में बैठी हैं आप, वहां पे तो करप्शन इस तरह है कि लोग पहले करोड़ों में करप्शन करते थे, अब अरबों में हो रही है। अब बल्कि मैं अगले दिन पढ़ा, मैंने जो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक नया मास्टर प्लान बनाया रावी के पास, वहां से अरबों की जो प्रॉपर्टी वो खरबों में होने वाली है। मैं हैरान होता रहता हूँ कि हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल आर बिहेविंग। लेकिन इट इज अ वेरी सीरियस मैटर, वेरी सीरियस मैटर। बिल्कुल सर, मैटर तो वाक़ई बहुत ज़्यादा सीरियस है और जहाँ पर मैं रह रही हूँ, वहाँ पर तो करप्शन ही बहुत ज़्यादा अरूज पे जा रही है। तो सर सुनने में ये पिछले दिनों आया कि पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, यानी कि 3 एयरपोर्ट्स, उनको आउटसोर्स किया जा रहा है और अब क्या ये नौबत आ गई है, पहले मोटरवे गिरवी रख दिए थे हमने चाइना के पास, इवन कि मोटरवे पाकिस्तान का खुद का नहीं है, जिस पे हम चलते-फिरते हैं। और मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में साँस लेने के लिए भी हम लोगों को किसी की मतलब इजाज़त लेनी पड़ेगी या उसके लिए भी कर्ज़ अदा करना पड़ेगा। इवन कि अभी भी कर्ज़ ही अदा कर रहे हैं साँस लेने में भी। तो अब तो एयरपोर्ट्स भी आउटसोर्स हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की हर चीज ही फॉर सेल है। अगर देखा जाए तो आपने तो यहाँ वैसी की बिल्डिंग भी बेच दी वॉशिंगटन DC में। यहाँ पे एक होटल था PIA का, उसको भी लीज कर रहे हैं आप। और उसके बाद एयरपोर्ट आप मेरे ख्याल वो भी बाहर जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कौन सी अच्छी मैनेजमेंट थी? अगर आप ये देखें कि खान साहब ने कल फरमाया कि 7.5 लाख लोग जो हैं पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर सारे पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। और उससे पहले मुझे ये बताएं कि मिडिल ईस्ट में जितनी लेबर है आपकी, वो पाकिस्तानी है। वो वहां पे सड़कें, उनकी सड़कें बना रही हैं।
लेकिन आपकी सड़कें आके कोरियन बना रहे हैं और चाइनीज बना रहे हैं। आप जिस शहर में बैठी लाहौर में, उसमें आपके ट्रैश रिमूवल का ठेका आपने टर्किश कंपनी को दे रखा था। तो पहले भी आपकी हर चीज करप्शन के अंदर डूबी हुई थी मेरे भाई। आज का तो अगर रबिया देखा जाए, ये आज नहीं हो रहा। 1947 आपने बड़ी मेहनत की, 76 साल, 76 ईयर्स आप बड़ी मेहनत करके इस पॉइंट पर पहुंचे हैं। क्योंकि आपका अगर 76 ईयर्स की आप हिस्ट्री पढ़ के देखें तो ये करप्शन आज की नहीं है, पहले दिन से शुरू है। आपने पहले दिन ही आके 1947 में अमेरिकनों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आपने कहा कि जी देखें रशिया एक्सपैंड कर रहा है। 1947 पहले ट्रिप में हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब जब आए थे अमेरिका के दौरे पे, उन्होंने पहले दौरे के अंदर ही कन्विंस करने की कोशिश की थी अमेरिकन को कि सोशलिज्म इज अगेंस्ट इस्लाम, आप हमें पैसे दें, हम रशिया के खिलाफ फाइट करेंगे। तो अमेरिकनों ने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है। उस वक्त उनके पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने मार्शल प्लान दिया था यूरोप को उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उन्होंने आपने कहा जी हमारे तो मुहाजिरीन बहुत आ गए हैं वहां पे, कैंपों में हालात बुरे हैं। तो उन्होंने कंबल आपको और खैमे दिए थे। आप 1948 में भी आप अमेरिका से कंबल और खैमे लेकर गए थे आप मुहाजिरीन के लिए। तो आप उसी वक्त से आपका मूड ऐसा जो सेट हुआ है कि लोगों से जहां जाना है पैसा मांगना है, और जो पैसा आना है वो पाकिस्तान नहीं आना, वो सीधा चला जाना है दुबई और लंदन में। आप ये देखेंगे ये जो कर्जा सारा जितना भी इस वक्त मेरे ख्याल है $160 बिलियन के करीब आपने कर्जा देना है, ये क्या कहां गया है ये सारा? अगर देखा जाए ये कहां गया है सारे का सारा? दुबई और लंदन। खान साहब जलसों में नारे मारते आए थे कि मैं ये सारा पैसा लेकर आऊंगा वापस। खान साहब $1 नहीं ला सके वापस। अब मैं दूसरी एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप पूछती ना क्या होना चाहिए। सऊदी अरेबिया में देखे मोहम्मद बिन सुलमान ने पैसे लोगों से कैसे निकलवाए थे। वो सबको पकड़ के होटल में ले गया, जेल में नहीं लेके गया था, होटल में लेके गया था, वो भी रिट्स कार्ल्टन होटल था। उसने कहा था पैसे वापस रखोगे तो फिर छोड़ूंगा मैं। वो किसी एक मर्द को करना पड़ेगा यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी कि जो सारे खरबपति आपके जो सारे आपके लोग हैं। मैंने पिछले दिनों यहाँ पे एक दिन मेरी इंफॉर्मेशन ये सारी ऑनलाइन चीजों के साथ मैं रिसर्च करता हूँ। एक डेप्टी कमिश्नर जो था 2 अरब रुपया लेके भाग गया सिंध के किसी मोटरवे पे। उसको 2 अरब रुपए से जमीन खरीदनी थी, उसने उसका फ्रॉड निकाल दिया। और वो जो डेप्टी कमिश्नर था ही वाज 35-40 ईयर्स ओल्ड। तो दर हकीकत ये है कि सारा लोगों को पता क्या हो रहा है सोसाइटी में। ये सारे जो लोग करप्ट हैं हमारे जैसे ही हैं, कोई फ्रेंच जर्मन थोड़ी है, सारे पाकिस्तानी है। लेकिन किसी एक इंसान को, किसी एक मर्द को ये सख्त हाथ लेकर आना पड़ेगा कि स्टॉप इट, और दूसरा इन लोगों से पैसे निकलवाने पड़ेंगे। देखिए खास साहब मुसलसल कहते थे, वो बच्चा इनका क्या नाम है मुराद सईद, वो उछल के नेशनल असेंबली में कहता था कि हम पैसे ला के IMF के मुंह पे मारेंगे, लेकिन नहीं कर सका। लेकिन हो तो सकता है, ख्वाब तो था, ख्वाहिश तो थी उनकी। और बल्कि खान साहब को जो अवाम ने मैंडेट दिया था वो दिए अकाउंटेबिलिटी का था। अफसोस के साथ ही वो एक खान साहब की तो पार्टी का नाम इंसाफ है, ना वो पुलिस रिफॉर्म कर सके, ना अदालतों का रिफॉर्म कर सके हैं। जरूरत तो थी तभी इंसाफ रखा था ना नाम उन्होंने। वो चूरन बिकता था तभी उन्होंने रखा ना कि तहरीक इंसाफ। लेकिन ये अफसोस की बात है कि वो इंसाफ नहीं दे सके। अदालतें आज भी आपकी काम नहीं कर रही। आप अदालतें आज भी आपकी कोई इंस्टीट्यूशन वर्क इस वक्त काम नहीं कर रहा आपका। एवरी इंस्टीट्यूशन इज फेल एंड स्टॉप्ड और करप्ट। लेकिन ये कि किसी ना किसी को ये रवैया ये करना पड़ेगा, वरना इस तरह आगे चल नहीं सकेंगे कि यू आर कमिंग टू द डेड एंड नाउ। अब बंद पतली गली के अंदर डेड एंड है आगे। बिल्कुल ये बात तो लम्हा फ़िक्री है। सर ये एक और ये जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है यूएसए में उसको भी बेचने की नौबत आ गई है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए इंसल्ट की बात नहीं है कि पाकिस्तान की एम्बेसी हम लोग बेच रहे हैं? मतलब इतने मतलब गए गुज़रे हैं कि भई मतलब इंसल्ट वाली बात है पूरी दुनिया के सामने कि आखिर हमें अपनी एम्बेसी बेचनी पड़ रही है। देखिए इसमें को हमारी स्किन बड़ी मोटी हो चुकी है। देखिए हमारे जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल गए थे तो शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा था कि अगर आप हमें पैसे देंगे तो हम संभाल के रखेंगे। आपको याद होना चाहिए। हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने टीवी के लोगों के सामने कहा था कि मैं जहां मेरा फोन को नहीं उठाता, मैं जहां जाता हूं लोग समझते हैं पैसे मांगने आया। तो ये कोई दर हकीकत ये बल्कि मैं ये चाहूंगा किसी ना किसी का। अभी आप कहते हैं 3 बिलियन, अभी मैंने कि हमारे आर्मी चीफ जाएंगे सऊदी अरेबिया से 3 बिलियन लेकर आएंगे। मेरे ख्याल में तो अगर मुझसे पूछा जाए तो उनको नहीं लाना चाहिए।
देखिए आज आज आप बंद करें, सारी इंपोर्ट बंद करें, आप सख्त मेजर्स क्यों नहीं लेते? आप ये कहीं ना कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा ये। और मैं आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में, ये अभी 6 महीने पहले की बात, 2 महीने के लिए लग्जरी गुड्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, और 2 महीने के बाद ही वो लग्जरी गुड दोबारा शुरू कर दी। मैंने उसकी लिस्ट पढ़ी थी, लग्जरी गुड्स क्या थी। उसमें खवातीन का मेकअप का सामान था, महंगे बैग थे, उसमें ये डॉग्स की फूड थी, आइसक्रीम थी, इस तरह की चीजें, चॉकलेट थी। आप 2 महीने इनके बगैर गुजारा नहीं कर पाया आप। और दूसरा एक और बात बताना चाहता हूँ रबिया, इस वक्त आपके जो कई लोगों की एक स्पेकुलेशन है कि आप, और उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी कई कह चुके हैं कि हमारी 80% पाकिस्तान की इकॉनमी अनअकाउंटेड है। लोगों ने पैसे घरों में रखे हैं, लोगों को बैंकों पे एतबार ही नहीं है, क्योंकि 2 नंबर पैसा होता है, रिश्वत का पैसा होता है, फ्रॉड का पैसा होता है। उन लोगों ने बेसमेंटों में डॉलर और पाउंड लेकर रखे हैं, यूरो लेकर। 80% इकॉनमी इज अंडर द टेबल, जिस वजह से आपके लोगों को कोई फिक्र नहीं है। लोग सड़कों पे नहीं आ रहे क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है। V8 जो है, एक मैं खुद जाता हूं पाकिस्तान, तो एक एक घर के अंदर 4-4, 6-6 V8 खड़ी है, और एक V8 जो है 5-6 करोड़ की। तो दर हकीकत वो बात उसमें सच्चाई लगती। आप जरा निकले लाहौर मार रोड या किसी वो डिफेंस वाले एरिया में जाएं, तो गाड़ियों की रेल पेल देखें आप, कि रेस्टोरेंटों में बैठने की जगह नहीं मिलती, होटल में जाए तो कमरा नहीं मिलता, जहाज पे चढ़े तो सीट नहीं मिलती। तो लगता तो ऐसे ही बिल्कुल कि लोगों के पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो लेकिन ये कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को ये कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा टू गेट ऑर्गेनाइज्ड और स्टेप अप। सर आपने कहा कि हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब खजाने में पैसे आते हैं, हुकूमत के पास पैसे आते हैं, तो जाते कहाँ पर हैं? और करप्शन का एक इशू तो आपने रेज कर ही दिया है। और जैसे आपको पता है कि फंड आए थे इस बार हमें फ्लड की वजह से, तो वो हुकूमत के खजाने में ही गए और उसके बाद वो उसका नामो निशान नहीं, और जो मुस्तहिक थे लोग उन तक भी नहीं पहुंच पाए वो। नहीं देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं, आपने जल्जले के पैसे भी इस तरह ही खाए गए थे। आप कोविड के पैसे आए थे, वजीर आजम फंड जो कि हमारे अमीरुल मोमिनीन है, उनके वो निकल गए थे पैसे वहां से अकाउंट से, किसी को कोई पता नहीं। और उसके बाद ये तो रस आपका ये रवाज है। ये आप उसकी बात कर रही हैं, आपने डैम बनाने के लिए हमारे साकिब निसार साहब ने पैसे बनाए थे, वो किधर गए? तो ये कोई पहली दफा नहीं है बात। ये ये तो एक हमारी आदत है। ये तो ये बल्कि अब करप्शन हमारे बोन मैरो के अंदर घुस चुकी है, हमारे अंदर, हमारे डीएनए के अंदर घुस चुकी है। इस वक्त मैंने पहले भी कहा था शायद आपके, कि इस वक्त तो शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता को नहीं देता बंदा, कि वो यार ये बच्ची भूखी मरेगी, ये तो शरीफ आदमी ये क्या करेगा। मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मेरे कई शरीफ लोग यार दोस्त हैं, तो लोग मुझे कहते अच्छे अच्छे रैंकिंग ऑफिसर है मेरे, दूसरे दोस्त कहेंगे यार ये किस डरपोक आदमी को साथ लेके फिर रहे हो यार, ये तो बुजदिल ही बड़ा है, ये ना खुद खाता है ना किसी को खाने देता है। तो आपकी एज ए सोसाइटी आपने शराफत को रिजेक्ट कर दिया, आपने किरदार साजी को रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल एज ए सोसाइटी। आपके हीरो जो है, आप करप्ट लोगों को आप कहते हैं ये हमारे हीरो हैं। तो ये फिर इसी तरह सोसाइटी जो है वो कोलैप्स करेगी, जिस तरीके से आप कर रहे हैं। आप शराफत प्रमोट करना छोड़ दिया आपने। तो और मैं अगले दिन किसी से एक बात कर रहा था, एज ए सोसाइटी देखें, आपको दूध का गिलास पूरे शहर लाहौर में नहीं मिल सकता खालिस। अगर देखा जाए तो आपका फ्रूट वाला भी फ्रॉडी है, आपका गोश्त बेचने वाला वो भी फ्रॉडी है, आपका मिस्त्री और मजदूर भी फ्रॉडी है। तो आप मुझे ये बताएं, आपके ऊपर वाले अफसर ईमानदार किस तरह हो जाएंगे? खान साहब ने एक आइडिया दिया था कि मैं शरीफ आऊंगा तो मैं एक ऊपर से शराफत ट्रिकल डाउन करके नीचे आएगी, वो फेल हो गया सारा सिलसिला। उन्होंने इलेक्टेबल का नाम लेकर उन्होंने सारी अपनी आइडियोलॉजी खत्म कर दी थी। इलेक्टेबल कौन थे? वो दूसरी पार्टियों के रिजेक्टेड लोग थे, सारे करप्ट लोग दूसरी पार्टियों के। खान साहब ने उनको पकड़ के अपनी पार्टी में ले लिया था, उन्होंने फिर करप्शन की। अगर आज इलेक्शन कराएं आपके, तो फिर वही करप्ट लोग दोबारा वापस आ जाएंगे, गंद में से गंद निकल आएगा। अगर इलेक्शन से करप्शन रुक सकती है, तो मैं कहता हूं दिन में 3-3 दफा इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन सोल्यूशन नहीं। इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। आपका प्रॉब्लम करप्शन है, आपका प्रॉब्लम नेशनलिज्म है, आपका प्रॉब्लम शराफत है। दैट इज व्हाट यू हैव यू एज अ सोसाइटी। आप बिल्कुल खत्म हो रहे हैं इन चीजों के बगैर आप।
सर, ये बात तो बिल्कुल आपने पते की है कि करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है? और खज़ानों में पैसे आके भी नहीं आते, तो ये एक अलग बहस है। तो सर हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए हमने पड़ोसी मुल्क को ही देख लें कि इंडिया की बात कर लें, तो इंडिया की आज जो इकॉनमी है वो भी बूस्ट कर रही है। इवन कि इस बार जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई और उसके मुताबिक भी इंडिया की जो इकॉनमी है वो चाइना से भी ज़्यादा ग्रो की है और चाइना में जो मामलात थे वो भी हम सबको ही पता है, जो अभी भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं कोविड पैंडेमिक के और काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है चाइना को और चाइना की इकोनॉमी को भी काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना है। सर चाइना की इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है काफ़ी कंट्रीज़ की हेल्प भी कर रही है, श्रीलंका की भी हेल्प की उन्होंने, ठीक है? और हम जो हैं अपनी एम्बेसी तक बेच रहे हैं और वो जो है उनकी एक तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है। हर फील्ड में हम इंडिया को बहुत ज़्यादा आगे जाते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे मामलात में हम उनका कॉम्पिटिशन कैसे करेंगे? क्या कहेंगे आप? नहीं, आप आपका तो कंपैरिजन भारत के साथ बनता नहीं है। आपका कंपैरिजन तो इस वक्त बांग्लादेश से भी नहीं बनता है। आपका कंपैरिजन इस वक्त बल्कि अफगानिस्तान से भी नहीं बनता है। अफगानिस्तान के पास भी 8-9 बिलियन डॉलर है फॉरेन रिजर्व में, आपके पास तो एक पैसा नहीं है इस वक्त। हाँ, भारत की अगर हिस्ट्री को कंपेयर मैं ये करता हूँ, आज डार साहब ने अगले दिन एक गलत काम किया है। उन्होंने पेट्रोल की प्राइसें नहीं बढ़ाई है अगले दिन। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि कुछ उन्होंने डीजल की कीमतें नीचे कर दी। बिल्कुल मैं इसी चीज का सिनेरियो को जब मैं कंपेयर कर रहा था 1991 में, यही हालात भारत के थे। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने बड़े टफ डिसीजन लिए थे, जिसका उनको पॉलिटिकली लॉस हुआ था। आपकी जो इकॉनमी, इसको मैं कहता हूं पॉलिटिकल इकॉनमी। आप बिजली के अंदर भी पैसे डाल के तो लोगों को सस्ती बिजली दे रहे हैं, हालांकि लोगों को पास ऑन करेंगे क्योंकि लोग तो वैसे भी आपको गालियां निकाल रहे हैं। कौन सा आप आज नून लीग इलेक्शन लड़े तो हार जाएगी इलेक्शन। आप कौन सी पॉलिटिकल इक्विटी को सेव कर रहे हैं? आपको पेट्रोल ये सस्ता करने की क्या जरूरत है? आप जिस तरह जितना महंगा है वो महंगा दें लोगों को। जिन्होंने गाड़ी चलानी नहीं चलाए, नहीं चलानी तो साइकिल पे जाए वो। लेकिन ये कि इस तरह सिलसिले चलते नहीं है। यही डिसीजन लिए थे नरसिम्हा राव ने और मनमोहन सिंह ने। अगर हिस्ट्री आप देखें, इंडिया के हालात आपसे ज्यादा खराब थे। 91 से पहले देखें तो उनके हालात आपसे ज्यादा खराब थे। आपके हालात बल्कि मुझे अभी तक याद है जब पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ता था, उस वक्त पाकिस्तान के 1 रुपए के भारत के 2 रुपए मिलते थे। लेकिन हमारे हालात, उनके हालात बेहतर होते गए। उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई अपनी, इंपोर्ट बढ़ाई उन्होंने, फॉरेन इन्वेस्टमेंटें आई, और वो करप्शन वहां, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ, करप्शन पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। मैं जहां बैठा हूं अमेरिका, करप्शन यहां भी बहुत है, लेकिन एक हद तक होती है। अब हर चीज नहीं बेच देते अपनी और लेके भाग नहीं जाते आप। अब मैं यहाँ देखता हूँ बिल्कुल करप्शन होगी, लेकिन यहाँ कोई बड़े कम अमेरिकन होंगे जो दो दो सिटीजनशिप रखते हैं। आपके रवाज है। आपके, मैंने पिछले दिन देखा कि आपके सीएसएस किए हुए 800 पुलिस अफसर हैं जिनके बीवी बच्चियां बीवी और बच्चे डबल सिटीजन, बल्कि खुद सर्विंग कई आपके अफसर हैं जो डुअल सिटीजन। तो इस तरह की चीजें उन्हें आपको इंपोर्टेड चीजों का इतना शौक है, कपड़े जूते इंपोर्टेड, उसके साथ साथ आपने अपने सियासी लीडर भी इंपोर्टेड बुला लिए सारे। और आप यहाँ से वो पढ़ के आते हैं हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड से, लूटते हैं फिर वापस चले जाते हैं। भारत के अंदर आप भारत के साथ कंपैरिजन इस वक्त करना आपका बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये, आपका डीएनए तो शायद मिलता है लेकिन आते हैं और दूसरी चीजें नहीं। और दूसरा मैं एक और बात बताऊंगा, जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया भारत के अंदर, जमहूरियत का डिक्लाइन था, जिसके रिजल्ट में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स पूरी दुनिया में आई हैं, जिसमें अमेरिका के अंदर आया, डोनाल्ड ट्रंप साहब आए अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर। उसके बाद ब्रेक्सिट हो गया इंग्लैंड के अंदर। मैक्रोन फ्रांस के अंदर सबसे बड़े यंग थी पार्टी, उनकी 2-3 साल पुरानी थी, वो जीत गए। अरब स्प्रिंग हुई उसके बाद भारत में आए हमारे मोदी साहब, नेशनलिस्ट मूवमेंट लेकर आए। और तीसरा हमारे आपके इमरान खान साहब आए, ये भी नेशनलिस्ट मूवमेंट का रिजल्ट था। सारी मूवमेंटें खत्म हो चुकी हैं स्वाय ब्रेक्सिट के और मोदी साहब की। मोदी साहब की मूवमेंट वॉज वेरी सक्सेसफुल, और उसकी देख लें मिसाल। उन्होंने एक नई आइडियोलॉजी दी है। वो आइडियोलॉजी, पहले हमेशा कांग्रेस या दूसरी पार्टियां मिलकर हुकूमत, मखलूत गवर्नमेंट बनाते थे, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी मोदी साहब की ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू इन इंडिया। तो उन्होंने ये आइडियोलॉजी बनाई कि मैंने मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, तो मुझे किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। और उसमें वो कामयाब है। और उसके लिए वो, मैं बल्कि मुझे कई दफा अफसोस होता है इस बात का कि उन्होंने जब भी इलेक्शन आते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान का मुद्दा खड़ा करना होता है, कश्मीर के खिलाफ बोलना होता है और मुसलमानों के खिलाफ बोल के
जो हिंदू वोटर हैं उनको एनर्जाइज करके वोट लेते हैं। ये भी मेरे ख्याल में जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि कभी फ्यूचर में वो पॉलिसी रिलेटेड बातें करके वोट लें, बजाय कि मजहब को और कश्मीर को और पड़ोसियों के ऊपर कीचड़ उछाल कर वोट लें। दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। लेकिन उसमें वो कामयाब है, काफी हद तक वो कामयाब है, और उसमें वो नेशनलिज्म को उन्होंने मेंटेन कर रखा है, बल्कि इस वक्त मैं कहूंगा कि दे आर ऑन स्टेरॉइड्स। और दूसरा उनका डायस्पोरा स्ट्रांग है, उनके इंस्टीट्यूशन है। कल मेरे एक दोस्त के साथ बात हो रही थी, इज फ्रॉम हैदराबाद, इंडिया। उन्होंने मुझसे बात की, खुद वो इंजीनियर थे यहाँ पे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अंदर इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जितने पूरे पाकिस्तान में होंगे। जिस तरह की उनके इंस्टीट्यूशन है, आप उनकी टक्कर का आपके पास एक भी नहीं। रबिया, मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि आपका पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है इस वक्त। चंद इंग्लिश अखबारें छपती हैं, वो भी एम्बेसियों के लिए छपती हैं। आपके लीडर अगर उनको टैक्स करना हो तो वो भी उर्दू में करते हैं, तो फिर आप तरक्की किस तरह करेंगे? बिल्कुल सर, ये तो सोचने वाली बात है और हमें इस पे गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए। इवन कि अब तो तालिबान भी पाकिस्तान को जो है 1971 का दाना दे रहे हैं, तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा फिर? और हमारे पड़ोसी मुल्क को तो मतलब जब-जब 1971 का नाम आता है तो इंडिया जो है वो मतलब बड़ा मतलब एग्रेशन में आ जाता है और बड़ा उनकी तरफ से जवाब दिया जाता है और 1971 एक प्रोमिनेंट हिस्सा है जो बार-बार जो है उसको मतलब हिस्ट्री वाइज़ जो है वो बोला जाता है या किसी भी महफ़िल में या किसी भी इवेंट में इस तरह इनका ज़िक्र किया जाता है जब पाकिस्तान को कोई बात कहनी हो तो। और अब अफ़गानिस्तान चले इंडिया को तो समझ आता था, अब तो तालिबान भी पाकिस्तान को इस तरह की बातें करने लग गए, देखिए अब पाकिस्तान कहाँ जाता है। तो सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला और अगर आप चाहते हैं कि मतलब लाइक हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें सुपर चैट कर सकते हैं और इसके साथ-साथ फ़ेसबुक पे जाएँ और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को फ़ॉलो करें और जो पेज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। तो थैंक यू सो मच। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।